आज मैं यहाँ पहुँचा, उसमें मेरी माँ की बहुत बड़ी योगदान है। ये नौकरी अनुकंपा के आधार पर चित्रा कोल माइंस में मुझे मिला। नौकरी में आने के पहले भी हल्का हल्का छात्रों के बीच राजनीति करने का शौक था। फिर मजदूर की समस्या को लेकर संघर्ष करने लगे। वहीं से टर्निंग पॉइंट मेरा हुआ राजनीति। पहली बार चुनाव जीत के आए और विधायक बनने के बाद तुरंत मिनिस्टर बन गए। जोहार, नमस्कार। झारखंड विधानसभा टीवी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज जाने अपने विधायक श्रृंखला के तहत हम आपको रूबरू करा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं, अन्याय के खिलाफ सदैव संघर्ष करते हैं और अपनी बातों को बड़ी मजबूती के साथ सदन में रखते हैं। तो हम आपको मिलवाते हैं रणधीर कुमार सिंह, सारठ से विधायक हैं। तो रणधीर बाबू, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सभी को मेरा प्रणाम, जोहार। आप अपना परिचय स्वयं दें। देखिए, सारठ विधानसभा की जनता को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मुझे यहाँ बैठने विधानसभा के अंदर भेजने का काम किया और चौकदौर सारठ विधानसभा क्षेत्र में दूसरी बार मुझे चुनकर भेजने का काम किया। और सारठ क्षेत्र का विधायक होने के नाते जो पहचान सारठ की जनता ने मुझे दी है और सारठ की विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा विधानसभा के लिए मैं क्या अच्छा कर सकूं, कितना ज़्यादा काम कर सकूं, इस राज्य की जनता के लिए भी कितना काम कर सकूं, ये हमारी पहचान है। और ये पहचान मुझे सारठ की जनता ने दिया है। और छात्र जीवन से, ट्रेड यूनियन के लाइफ से और फिर राजनीतिक जीवन में आकर जो यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये सारठ विधानसभा क्षेत्र की जनता को इसका श्रेय जाता है। आपका जन्म कहाँ हुआ? आपका जन्म स्थान कहाँ है? आपके माता पिता का क्या नाम है? देखिए, मेरे पिताजी स्वर्गीय सुखदेव प्रसाद सिंह 1991 में जब हम मैट्रिक पास किए थे, उसमें वो डेट कर गए। मेरी माँ शकुंतला देवी जो जिंदा है, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने का काम किया माँ ने। और मेरा जन्म मेरे मामा घर गिरिडीह जिला जमुआ प्रखंड के अंतर्गत बटिया मेरा मामा घर है, वहीं पर मेरी जन्म हुई थी। ऐसे मूल मेरा घर सहजोरी जो सारठ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आज मैं यहाँ पहुँचा, उसमें मेरी माँ की बहुत बड़ी योगदान है। माता पिता के आशीर्वाद से आप। जन्म तिथि क्या आपकी है? मेरी जन्म तिथि है 26/9/1974। तो आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब से मानते हैं? कब से आप राजनीति में प्रवेश किए? पिताजी के देहांत के बाद, क्योंकि पिताजी हमारे कोल इंडिया के अंतर्गत ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड चित्रा माइंस में वो कार्यरत थे लोडिंग क्लर्क के रूप में। सामान्य परिवार से मैं आता हूँ और पिताजी के देहांत के बाद, क्योंकि हम लोग परिवार में 2 भाई हैं और बड़ा भाई होने के नाते पिताजी के देहांत के बाद उसमें मैं मैट्रिक पास किया था और मुझे नौकरी अनुकंपा के आधार पर चित्रा कोल माइंस में मुझे मिला। 92 नवंबर में मैं चित्रा कोल में योगदान किया। नौकरी में आने के पहले भी हल्का हल्का जो है पढ़ाई के क्षेत्र में, जब छात्र लाइफ था तो मुझे राजनीति करने का हल्का छात्रों के बीच राजनीति करने का शौक था। उसमें भी छात्र यूनियन करते थे हम। बाद में राजनीति में नौकरी में आने के बाद मैं तुरंत 1993 में मुझे भारतीय मजदूर संघ का सदस्य बनने का मौका मिला और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से पहले से जुड़े हुए थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में ITC किया, प्रथम वर्ष किया, द्वितीय वर्ष किया और 1995 में भारतीय मजदूर संघ के चित्रा शाखा का मुझे सचिव बनाया गया। संथाल परगना कुलीन कर्मचारी संघ जो यूनियन है भारतीय मजदूर संघ एफिलेटेड, और वहीं से मेरी टर्निंग पॉइंट है जी। सचिव बनने के बाद चित्रा कोल माइंस के मजदूरों की समस्याओं को लेकर प्रबंधन के विरुद्ध में आवाज़ उठाना, संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना
और वहाँ से धीरे फिर पूरे संथाल परगना जोन का यूनियन का मुझे दायित्व मिला। फिर भारतीय मजदूर संघ में देवघर जिला का अध्यक्ष का दायित्व मिला। फिर फेडरेशन में मुझे दायित्व मिला और फिर भारतीय मजदूर संघ में काम करते करते और नौकरी भी करते थे। कई बार 19 बार मैं सस्पेंड हुआ। 19 बार मजदूरों की हक की लड़ाई को लेकर प्रबंधन ने मुझे सस्पेंड किया, चार्जशीट दिया मुझे। 3 बार मेरा ट्रांसफ़र किया एसपी माइंस चित्राकुली से बाहर बंगाल में ट्रांसफ़र किया, लेकिन मैंने संघर्ष नहीं छोड़ा। कई बार हमारे विरोधियों ने मुझे जेल भी भेजने का काम किया। 13 बार मैं जेल की यात्राएं मैंने किया, फिर भी मैंने संघर्ष नहीं छोड़ा। अंतोगत्वा 2009 के विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता ने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, उस पर हम आते हैं बाद में। पहले आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? मैंने मैट्रिक पास चित्रा हाई स्कूल से किया और इंटर पास मैं देवघर कॉलेज देवघर से किया। तो कॉलेज जीवन की कुछ यादें, या उस समय लगा हो कि आप राजनीति में जाने की इच्छा है या क्या है, कुछ उस दौर में? नहीं, इच्छा तो उस समय नहीं थी, बट हमको ये जहाँ भी थे, जब छात्र जीवन में थे तो छात्रों की हक की लड़ाई को लेकर उसमें भी हम संघर्ष करते थे। और फिर यूनियन में आए तो फिर मजदूर की समस्या को लेकर संघर्ष करने लगे। वहीं से टर्निंग पॉइंट मेरा हुआ राजनीति में। अन्याय के खिलाफ सदैव आप मुखर रहे। 100% आज भी। तो 2009 का आप जिक्र कर रहे थे, तो उस चुनाव के बारे में बताइए। देखिए, 2009 के चुनाव में साठ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि आपने यूनियन में इतना अच्छा काम किया और हमेशा मजदूरों को लेकर लड़ाई लड़ते हैं। तो हम सिर्फ कोल माइंस के यूनियन से ही नहीं, कोल माइंस के साथ साथ जब भारतीय मजदूर संघ देवघर जिला की मुझे दायित्व दी गई, तो भारतीय मजदूर संघ में आने के बाद मैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की भी आवाज़ हमने उठाया। हमने पत्थर खदान के मजदूरों की आवाज़ उठाया, रिक्शा वालों का, ठेला वालों का आवाज़ हमने उठाया। असंगठित मजदूर की हमने लड़ाई लड़ने का हमने प्रयास किया और असंगठित मजदूरों की अनेक समस्याओं को, उनको न्यूनतम मजदूरी दिलाने का जो सरकार का उस समय न्यूनतम मजदूरी था, उसको लेकर लड़ाई हम लड़ने का काम किए। श्रम मंत्रालय के अंतर्गत मजदूरों की जो समस्याओं का निराकरण होता था वो हमें लगातार, उसमें भी जिला प्रशासन से हम आवाज़ उठाकर उनकी समस्या का समाधान करते थे। हमेशा आंदोलन का, प्रखंड का घेराव, जिला का घेराव, ये भारतीय मजदूर संघ के बैनतलब में करते रहते थे। और माइंस में भी यूनियन के नाते माइंस में भी हमेशा घेराव प्रदर्शन, उनकी मांगों को, जनता की मांगों को लेकर, मजदूरों की मांगों को लेकर हमेशा उनको हक दिलाते थे और इससे पॉपुलरिटी मेरी बढ़ती गई। उसमें भी हम संघर्ष करते थे और फिर यूनियन में आए तो फिर मजदूर की समस्या को लेकर संघर्ष करने लगे। वहीं से टर्निंग पॉइंट मेरा हुआ है। फिर क्षेत्र की जनता को लगा कि इनको चुनाव लड़ना चाहिए। फिर 2009 में चुनाव में उतरने का मैंने तैयारी किया और उसमें भारतीय जनता पार्टी में सोचा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, वहाँ से जदयू को सीट दे दिया गठबंधन में, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद अच्छा मार्जिन वोट मैंने लाया। लगभग 22,000 से ज़्यादा वोट मुझे आया था पहली बार। तो फिर वहाँ से जब चुनाव हम हार गए तो फिर झारखंड विकास मोर्चा में चुनाव हारने के बाद तुरंत माननीय बाबूलाल जी ने मुझे जेबीएम पार्टी ज्वाइन करा दिया 2010 में। और फिर जेबीएम पार्टी से मैं फिर संघर्ष किया और 14 में पहली बार विधायक चुन के आया वहाँ से। फिर जब 14 में आप विधायक बने, उसके बाद फिर आपको रघुवर दास ने मंत्री बनाने का काम किया, वो अनुभव आप थोड़ा सा बताएं। नहीं, देखिए, मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था। आरएसएस से मैं विचारधारा से मैं जुड़ा हुआ था और भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक विंग है। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राजनीतिक जीवन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ भारतीय जनता पार्टी बनाया, तो उसी तरह से मजदूर के क्षेत्र में मजदूर संघ बनाया। तो उसी परिवार से हम बिलोंग करते थे। तो बीच के कालखंड में जेबीएम में आ गया और जेबीएम में चुनाव जीतने के बाद जब झारखंड विकास मोर्चा सरकार में नहीं आई तो मुझे क्षेत्र में विकास करना था, काम करना था। तो रघुवर दास जी से पहले परिचित हमारे थे और उन्होंने प्रयास भी किया था। रघुवर दास जी ने 2009 में मुझे चुनाव दिलाने के लिए, टिकट दिलाने के लिए, पर उसमें नहीं मिला। तो रघुवर दास जी से मैं प्रभावित और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े अधिकारी के हम दिशा निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी में योगदान कर गए थे, विलय कर गए थे। उसके बाद आपको मंत्री भी रहने का अवसर मिला, तो मंत्री के रूप में आपका क्या अनुभव करते हैं? नहीं, मंत्री के रूप में जो विभाग मुझे दी गई, कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग, बिल्कुल मेरे लिए नया था, लेकिन मैं किसान का बेटा होने के नाते मुझे अनुभव था और काफ़ी अनुभव माननीय मुख्यमंत्री जी से भी काफ़ी अनुभव का लाभ मिला, रघुवर दास जी से, और पार्टी से बहुत लाभ मिला। पार्टी के जो एजेंडे थे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी एजेंडा था,
किसी की पशुपालन सहकारिता के क्षेत्र में, वो सारे एजेंडे को हमने 100% उसी को देख के हमने पूरा रोड मैप पर हमने जो है वो बनाकर उसको हमने ज़मीन पर उतारने का काम किया। और कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग में कई ऐसे अधिकारी थे जिनसे मुझे कभी काफ़ी लाभ मिला उस समय, चाहे नितिन मोहन कुलकर्णी जी हों, चाहे जटाशंकर चौधरी जी हों, ऐसे कई तरीके के अच्छे अधिकारियों से, IAS अधिकारियों से मुझे उस समय लाभ भी मिला। और हमने अच्छे रोड मैप को हमने ज़मीन पर उतारा। कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग में अच्छे काम हमने किया, जिसके चलते आज भी क्षेत्र राज्य के किसान और जनता आज भी सराहना करती है उसको। ये गरीबों को गाय देने की योजना आपने शुरू की, ये दिमाग में कैसे आया आपको? कैसे लगा कि गरीबों का इससे भला होगा? नहीं, ये तो मैं बिल्कुल मेरे दिमाग की उपज थी और हमने उसमें निर्णय लिया कि मुझे, जब हम गरीबों को बकरी पालन के लिए देते हैं सब्सिडी देते हैं, मुर्गी पालन के लिए सब्सिडी देते हैं, अंडा उत्पादन के लिए सब्सिडी देते हैं, शुकर पालन के लिए सब्सिडी देते हैं, बतख पालन के लिए सब्सिडी देते हैं, तो मुझे गाय पालन में भी बहुत से ऐसे गोपालक किसान हैं राज्य में, उनको मुझे जो कि पहले से गोपालन से जुड़े हुए हैं, जो ऐसे गोपालक किसानों को भी हम लोग को 90% सब्सिडी पर गाय देनी चाहिए। और ये योजना मेरे दिमाग में जब आया तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कहा कि इतनी गाय आएगी कहाँ से, तो हमने कहा कि गाय हम ये 5 साल का टारगेट है, 5 साल में हम लोगों ने जो है 50,000 गाय बांटने की हमने स्कीम लिया था। और लगभग 4 साल में वो सारी गाय हम लोगों ने देने का काम किया और 90% अनुदान पर किसानों को काफ़ी लाभ हुआ। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जिसके से MOU करके हम लोगों ने इस राज्य में मेधा मदर डेयरी का हम लोगों ने शुरुआत करी थी, तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने मेधा मदर डेयरी यानी NDDB जो रूट तय करती थी कि इस रूट में गाय देना है, यहाँ के किसान ज़्यादा गोपालन से पहले जुड़े हुए हैं, तो उसी को हम लोग उसी एरिया में हम लोगों ने गाय देने का काम किया। जिसके चलते कई लोगों ने विरोध भी किया, कई माननीय विधायकों का विरोध होता था कि आप इस क्षेत्र में गाय नहीं दे रहे, उस क्षेत्र में नहीं दे रहे, बट वो NDDB ने रूट एरिया जो तय करती थी, जिस जो रोड मैप जो बनाया था, हाँ रोड मैप बनाती थी, वो उसी को हम लोग उसी एरिया पर राज्य सरकार गाय देने का काम हम लोगों ने किया और काफ़ी फलाफल इसका आया। और आपने देखा हो कि हम लोग के कार्यकाल में आपके इस राज्य में 4 मदर डेयरी का हम लोगों ने प्लांट बनाया, एक रांची के होटवार में, एक साहिबगंज में, एक सारठ में, और एक अभी जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो इचाकी में जो पलामू में जाकर उन्होंने उद्घाटन किया, ये सब हमारी सरकार की उसमें की देन थी। खास करके आपके कामों को तो सारठ की जनता ने सराहा, फिर 2019 में आपको जिता कर भेजा, तो मुहर तो आपके काम पर वहाँ की जनता ने लगाने का। जब दूसरी बार आप जीत कर आए तो एक विधायक के रूप में अपने कार्यों को किस रूप से अंतर मानते हैं? पहली बार चुनाव जीत के आए और विधायक बनने के बाद तुरंत मिनिस्टर बन गए, तो जब दूसरी बार चुनाव जीते तो सरकार नहीं बनी, विपक्ष का विधायक थे बस, तो दिक्कत तो हुई, लेकिन हमने एडजस्ट किया अपने आप को और तुरंत हमने एडजस्ट करके ये दिमाग से निकाल दिया कि हम पहले मंत्री कभी मंत्री हुआ करते थे। जब हम मंत्री थे उसमें भी अपने क्षेत्र में कभी मंत्री का प्रोटोकॉल पालन हमने नहीं किया, और आज भी विधायक हैं जनता के बीच में, कभी विधायक का प्रोटोकॉल में हम नहीं रहते हैं। हाँ, अपने विधानसभा जब बाहर निकलते हैं तो हम विधायक अपने आप को विधायक करते हैं। तो हमने तुरंत अपने दिमाग को चेंज किया और तेज़ी से विकास के काम हमने किया। आज केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, चाहे CSR से, चाहे DFT से, चाहे अनेक योजनाओं का लाभ हमने विधानसभा में लाने का काम किया। और हम सरकार में रहते जितना काम किए और उससे ज़्यादा विपक्ष में रह के काम किए अपने विधानसभा के अंदर में। और खास करके यहाँ तो एक अलग तरह से प्रश्नोत्तर में भाग लेना पड़ता है, ध्यानाकर्षण, तो इसके लिए अलग से तैयारी करनी पड़ती है। नहीं, उसमें तो जब हम सरकार में मिनिस्टर थे तो जवाब देना पड़ता तो ध्यान, और आज सवाल पूछना पड़ता है। उसमें हम तो कोई ज़्यादा उसमें विशेष को दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उसमें हम लोग जवाब बनाते थे, जवाब देते थे माननीय सदस्यों को, और इस बार हम लोग को प्रश्न पूछते हैं तो अंतर कुछ नहीं है। राजनीति के अलावा आपकी अभिरुचि किन चीजों में है? देखिए, राजनीति के अलावे मैं खेल खेलता हूँ, क्रिकेट खेल मेरा शौक है और क्रिकेट का प्लेयर पहले से भी रहा हूँ, अपने गांव की टीम का कैप्टन भी रहा हूँ और आज भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। और विधानसभा के अंदर जितनी भी टूर्नामेंट होती है उसमें लगभग 80% टूर्नामेंट का खिताब मैं ही उद्घाटन करता हूँ, पारितोषिक वितरण करता हूँ। तो खेल मेरा आज भी एक हॉबी है, शौक है। तो क्रिकेट में आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन? मेरे पसंदीदा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी थे, उसके पहले कपिल देव जी थे। कपिल देव का मैं फैन रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर जी का मैं फैन रहा हूँ। कोई ऐसी घटना क्रिकेट के दौरान जो यादगार हो आपको? जब मैं टूर्नामेंट अपने क्षेत्र के अपने गांव की टीमों का कैप्टनशिप करता था और जब हम जीतते थे तो बहुत खुशी होती थी, कैप्टन होने के नाते मुझे बहुत खुशी होती थी। बाद में फिर मैं ECL से भी कोल इंडिया के लिए भी मैंने खेला था, उसमें भी कई बार हम लोग जीते थे, तो वहाँ भी मुझे काफ़ी खुशी मिलती थी, जीत के आने से बहुत खुशी मिलती थी। और यहाँ भी
रांची में भी जब मुख्यमंत्री एकादश में जो कि पत्रकार लोग होते हैं, तो उसके खिलाफ भी मैच में आपका जलवा हम लोग देख चुके हैं, देखने को मिला है। बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। इसके अलावा कुछ है और रुचि? इसके अलावा मैं पढ़ने पर रुचि है, आध्यात्मिक पुस्तकें मुझे पढ़ने की रुचि है। हमारे सदगुरु के मैं सदाफल देव भगवान के लिखे हुए 100 वेद ग्रंथ को मैं पढ़ता हूँ, भागवत गीता पढ़ता हूँ, रामायण की और महाभारत की जो कुछ ऐसे उनके जीवन काल में जो व्यतीत चीज़ों को मैं अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करता हूँ, वो कर्म को मैं प्रधान मानता हूँ। आप जिस जिले से आते हैं, देवघर जिला, जो धार्मिक पर्यटन के लिए, धार्मिक तीर्थ स्थल के लिए जाना जाता है, वहाँ के बारे में कुछ आपको? नहीं, देवघर की जो पर्यटन क्षेत्र को उसमें और भी विकास की आवश्यकता है। देवघर पूरे संथाल परगना की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे संथाल परगना एक पर्यटन का हब बन सकता है, चाहे वहाँ पे आप तारापीठ हो, चाहे मुर्टी हो, चाहे बासुकीनाथ हो, चाहे देवघर हो, चाहे नंदन पहाड़ हो, चाहे पठोर का माँ काली मैया हो। ये पूरा एक कॉरिडोर सर्किट बनाया जा सर्किट बनाया जा सकता है। इस पर सरकार को काम करने की आवश्यकता है, और इससे रोजगार भी सृजन हो। बिल्कुल। और मैं तो सिर्फ संथाल परगना नहीं, पूरे राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। आप देखें कई राज्यों में आप जाएंगे तो वहाँ पर्यटन के लिए, पर्यटन से सबसे बड़े राज्य का इनकम और स्रोत आता है। हमारे यहाँ भी हो सकता है, और देवघर में भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। जो वहाँ क्यू सिस्टम होना, जो बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लगातार यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। प्लस वहाँ पे जो थोड़ा सा चौड़ीकरण करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, चाहे महाकाल उज्जैन का कॉरिडोर बना, केदारनाथ का विकास हुआ, उसी तरह से हम लोग का जो कामना लिंग देवघर जो कि 10 ज्योतिर्लिंग में आता है, वहाँ भी मैं राज्य सरकार से और भारत सरकार से मैं मांग करता हूँ कि वहाँ भी वो कॉरिडोर बने, और ताकि जो यात्री, चूँकि एयरपोर्ट वहाँ बन गई है तो काफ़ी तादाद में यात्री भी लोग आ रहे हैं, तो बट उसको जो है दर्शन करने में उनको काफ़ी सुविधा हो, ये प्रयास होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में रहते हुए आप परिवार को कितना समय दे पाते हैं, और परिवार में कौन कौन लोग अभी हैं? देखिए, मैं तो परिवार में बहुत कम समय दिया हूँ। मैं इसमें मैं बेबाक काफ़ी। आपकी पत्नी का क्या नाम हुआ? हाँ, बच्चे हमारी परिवार में वाइफ हमारी जो है मीनाक्षी सिंह, उन्होंने काफ़ी समय दिया बच्चों के बीच में। और हमारी 2 बेटी हैं, 1 बेटे हैं। दोनों बेटी हमारी इंजीनियर है, दोनों किट उड़ीसा से इंजीनियरिंग करने के बाद दोनों बेटी अभी जॉब कर रही है, और बेटा अभी MBA कर रहा है। कहा जाता है कि आपको बनाने में या आपको यहाँ तक पहुँचाने में आपकी पत्नी की भी बड़ी भूमिका रही। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। हमारे चुनाव कैंपेनिंग में उनका बहुत बड़ा रोल रहता है, और हम लोग दोनों मिलकर चुनाव कैंपेनिंग को संभालते हैं। आप अपने क्षेत्र की किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं जो आप चाहते हैं, तो आप कैसा उस समय महसूस करते हैं? देखिए, बहुत सी ऐसी समस्या, जनता की समस्याएं अनगिनत होती है, और समस्याएं का समाधान आप जितना करते जाएंगे उतनी समस्याएं भी आती जाती है, तो ये तो अनवरत चलती रहती है। बट समस्या का समाधान के साथ साथ जनता के सुख दुख में ज़्यादा मैं शामिल होता हूँ। ये सबसे बड़ी मेरा मिशन होता है कि मैं जनता के सुख दुख में कितना भागीदार बन सकूं, उनके दुख में भी खड़ा हो जाऊं, सुख में भी खड़ा जाऊं। मेरे चलते कितनी जनता को सुविधाएं मिल सके, किसी गरीब का इलाज करा देना, किसी गरीब के दुख में शामिल हो जाना, ये हमारा सबसे बड़ा प्राथमिकता क्षेत्र में होता है। प्लस जो विकास की जहाँ तक बात है, तो विकास के लिए 60 विधानसभा के अंतर्गत हमने बहुत से काम लेके गया। हमने 70 PWD की सड़कें बनाई विधानसभा के अंदर में, लगभग सैकड़ों पुल हमने निर्माण कराए, और सैकड़ों ग्रामीण सड़कें हमने बनवाने का काम किया। वहाँ पे पुलिस अनुमंडल हमने बनवाया, महिला कॉलेज हमने वहाँ लाने का काम किया, डिग्री कॉलेज लाने का काम किया, डिग्री कॉलेज वहाँ नहीं था। 2 ग्रिड हमने बनवाने का काम किया, दूध प्रोसेसिंग प्लांट बनवाने का काम किया, कोल्ड स्टोरेज, पाजा मेटेरियल कोल्ड स्टोरेज बनवाने का काम किया। ऐसे अनेक काम हमने वहाँ कराए हैं। लेकिन अभी 2 काम मुझे करना है जो कि अभी वर्तमान में हम नहीं कर पाए। जो मेरा एक तो साठ को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा देना, और साठ में एक आपका ये B.Ed कॉलेज बनाना, ये मेरा अगला मिशन है कि हम B.Ed कॉलेज वहाँ बनावें, और एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी वहाँ पर लावें। ये मेरा अगला मिशन है भविष्य में। झारखंड निर्माण के समय से ही, 2000 से ही अस्थिर सरकारों का दौर रहा। 2014 में पहली बार स्थिर सरकार बनी, और उस सरकार को स्थिर बनाने में आपकी भी बड़ी भूमिका मानी जाती है। उस समय जो लोग राजनीति कवर करते हैं वो जानते हैं इन चीज़ों को। तो
14 से लेके अब तक जो अस्थिर सरकार है, चाहे रघुवर दास जी की सरकार रहे या हेमंत सोरेन जी की सरकार जो चल रही, तो इस दौरान क्या परिवर्तन आप देखते हैं राज्य में? नहीं, देखिए, मैं 2014 में भी जब सरकार यहाँ बनी एनडीए की, तो झारखंड में रघुवर जी की सरकार आने के पहले किसी भी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। ये तो हम लोग के जहन में था। चुनाव जीत के आने के बाद तो हम लोगों ने उस सरकार में समर्थन देकर हम लोग जो 6 विधायक जो विलय किए जाके, तो उसको उस सरकार को हम लोग कील ठोकने का काम किए, मजबूत करने का काम किया। 5 साल रघुवर जी को बेबाक काम करने का मौका मिला। और अभी भी जो सरकार चल रही है, ये भी सरकार निश्चित रूप से कार्यकाल पूरा कर रही है, लेकिन ये सरकार गठबंधन की सरकार है तो खिंचातान तो चलती है। लेकिन ऐसा कि सभी सरकारों को जनता मौका देती है, तो एनडीए को भी जनता ने मौका दिया, अभी जो इंडिया गठबंधन को भी सरकार को जनता ने यहाँ मौका दिया है। तो इसका मूल्यांकन जनता चुनाव में आके करती है। फिर चुनाव जनता का मूल्यांकन करेगी आगे आने वाले 2024 में कि सरकार ने कैसा काम किया है, जनता इसका रिजल्ट देती है, देगी। फिर आप जब मंत्री थे तो कुछ यादगार बातें जो दिमाग में हो, या जो कुछ ऐसा कोई काम जो लगा हो कि आप बहुत संतुष्ट हुए हो कि ये काम हमने किया अपने क्षेत्र के लिए या राज्य के लिए, इससे हमको बहुत संतुष्टि मिली, कोई ऐसी बात हो तो बताएं। हमने कई ऐसे काम अच्छे हमारे कार्यकाल में हुआ, जिसमें हमने एक तो कोऑपरेटिव बैंकों का एमएलएन करवाया और झारखंड राज्य कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हम लोगों ने बनाने का काम किया, जो घाटे में चला था उसको प्रॉफिट में हम लोगों ने लाने का काम किया। इसके अलावा जो है पशुपालन के क्षेत्र में हमने कई ऐसे अच्छे काम हम लोगों ने किया। मछली उत्पादन के क्षेत्र में जो राज्य काफ़ी पीछे था उसको हम लोग आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, आंध्रा की मछली आना कम हो गई थी। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम हम लोगों ने शुरुआत करी, यहाँ पे जो उपज हम लोगों ने बनाया था, जिसके माध्यम से इस राज्य को 2028 तक झारखंड को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने की हमारी प्लानिंग थी। इसके अलावा जो है हम लोग जिस तेज़ी से हम लोग दूध प्रोसेसिंग प्लांट बना रहे थे कि आज जो झारखंड में बाहर से दूध आ रही है, आज यहाँ पे बंगाल से रेड काऊ की दूध आती है या सुधा की दूध बिहार से आती है, तो हम लोग का प्लानिंग था कि दूध उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड आत्मनिर्भर बने और यहाँ ज़्यादा किसानों को गाय देकर और उन्हें डेयरी फार्मिंग से जोड़कर और ज़्यादा दूध प्रोसेसिंग प्लांट बनाकर यहीं पर हम उसको दूध को खरीद कर उसको फिर कंज्यूम करके यहाँ से मेधा का दूध, दही, पनीर, लस्सी, आइसक्रीम यहाँ से बाहर भेजें, ये हम लोग की प्लानिंग थी। आगे आने वाले समय में जब भी कभी सरकारें आएंगी तो उस सरकार से भी हम लोग की यही मांग होगी कि भाई कम से कम और दूध प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ बने, क्योंकि हम आज के डेट में सबको रोजगार नहीं दे सकते, सबको नौकरी देना संभव नहीं है। तो अल्टरनेटिव जॉब जो होता है कृषि के अलावा, जब कृषि में भी यदि कभी किसान फसल में अगर यदि सुखाड़ की स्थिति हो जाती है तो ये बकरी पालन, गो पालन, मुर्गी पालन, ये सारे अल्टरनेटिव चीज़ों को हम बढ़ावा दें। तो जो गो पालन सबसे बड़ा स्कोप है इस राज्य में। गो पालन से माध्यम से हम लगभग यहाँ पे लाखों किसानों को जोड़ सकते हैं, उन्हें रोजगार दे सकते हैं गुजरात के तर्ज पर। जिस तरह गुजरात में जिस तरह से वहाँ पे एनडीडीबी ने काम किया है, अमूल्य ने काम किया है, हमने वहाँ गया आनंद में जाके हमने प्रशिक्षण लिया और उसी आधार पर हमने यहाँ पर मेधा को आगे बढ़ाने का काम किया था। तो आज वो पद कहीं न कहीं वर्तमान सरकार के विभाग वो काम उतनी तेज़ी से नहीं कर पा रही है जो कि करना चाहिए था। एक रोड मैप हम लोगों ने बना दिया था, उस रोड मैप पर हर सरकार को चलना चाहिए था, बट वो सरकार चली नहीं, इसके चलते थोड़ा सा स्लो हो गया। बट इसको आगे बढ़ाकर हम ज़्यादा किसानों को पालन से जोड़ दें तो निश्चित रूप से ये राज्य आत्मनिर्भर होगा। इसके अलावा जो यहाँ की देसी नस्ल की गाय है, उस गाय के दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। हम बाहर की गाय को लाकर यहाँ पर किसानों को हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। खासकर जर्सी गाय की जो दूध यहाँ जो किसानों जो जर्सी गाय बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रही है, तो ये खराब है यहाँ के लिए। जर्सी गाय की दूध ऐसे भी स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होता है। तो हम लोगों ने चाहा था कि यहाँ पे जो है साहिवाल नस्ल की गाय है, रेड सिंधी की गाय है, गिर नस्ल की गाय है और हमारी देसी नस्ल की गाय को उस लायक हम बनाना, पहाड़ी गाय, हाँ पहाड़ी गाय को उसका दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर और उनको हम साहिवाल से उसको हम क्रॉस करके और यहाँ दूध उत्पादन को बढ़ा सकें। तो ये हम लोग का प्रयास था। हम लोगों ने इसमें काम करने की शुरुआत भी की थी। हमारे पास ज़मीनें भी काफ़ी थी जहाँ पे हम गोपालन को बढ़ावा दे सकते थे, जहाँ पे हम लोग पूर्वांचल का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो मोदी जी ने दिया यहाँ पे कृषि अनुसंधान केंद्र हजारीबाग में, तो वहाँ पे और काफ़ी ज़मीनें बची हुई थी। वहाँ पे हम लोग का प्लानिंग था कि हम एनडीडीबी के माध्यम से वहाँ भी देसी नस्ल की गाय को सुधारने का काम करेंगे, बट वो नहीं हो पाया। तब तक सरकार हम लोग की दूसरी बात सरकार आई नहीं और काम वो आगे बढ़ नहीं पाया। अपने क्षेत्र के लिए कोई 2 बड़ा काम आप करना चाह रहे हो? हाँ, मैंने तो कहा ना कि मैं साठ को पूर्ण अनुमंडल बनाऊंगा, ये मेरा लक्ष्य है। और अगला मेरा प्लानिंग है कि साठ में बीएड कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और एक पालाजुली में जो 220 मेगावाट का ग्रिड पूर्व की सरकार में हम लोगों ने स्वीकृत कराए थे, जो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रघुवर जी की सरकार ने दिया था मुझे, वर्तमान सरकार ने उसको स्थगित कर दिया। इसका मुझे दुख है।
जब भी अगला बार 24 में हम जीत के आएंगे, फिर से मेजोरिटी के साथ जीत के आएंगे, अच्छा वोट से जीत के आएंगे, इस बार से ज़्यादा वोट से जीत के आएंगे, क्योंकि मुझे कमांड है जनता के बीच में मैं काम करता हूँ, मुझे और कॉन्फिडेंस है। और अगला बार जब हम जीत के आएंगे तो अगली बार वो काम हम जो रह गया बाकी उसको मैं पूरा करा लूँगा। अच्छा, आप अपने क्षेत्र के बारे में या आपकी जनता के बारे में कुछ कहना चाहें तो? मेरे क्षेत्र की जनता से मैं काफ़ी खुश हूँ और मेरे काम से मेरे क्षेत्र की जनता काफ़ी खुश है। हाँ, हमारे कुछ विरोधी, जो हमारे क्षेत्र के अंदर कुछ हमारे विरोधी हैं, जो हमसे नाराज रहते हैं, तो वो नाराज रहेंगे, लेकिन वो भी दबी जुबान से मेरे अच्छे कामों की प्रशंसा करते हैं। तो मैं क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपने जो मुझे दायित्व दिया है, आपके दायित्व पर मैं खड़ा उतरा हूँ और आगे भी खड़ा उतरूँगा। और आपकी ज्वलन समस्या को लेकर विधानसभा से लेकर राज्य सरकार तक, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक पहुँचाकर और आपकी समस्या का समाधान की दिशा में मैं तेजी से काम कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। धन्यवाद। तो ये रणधीर कुमार सिंह जो अपनी बातों को बेबाक ढंग से इन्होंने रखा, ये दिल से बोलते हैं और गरीबों की जुबान बोलते हैं, सदैव गरीबों के उत्थान के लिए लगे रहते हैं और इन्होंने अपनी सारी बातों को बताने का काम किया। हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।